प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज मैं एक ऐसा चैप्टर को लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसका मैं क्रैश कोर्स के रूप में सिर्फ रिवीजन के तौर पे लेकर आया हूँ। ठीक है, इसको मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे लेके आया हूँ और मैं वैसे टॉपिक के अटैच करूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। जो नहीं पूछा जाएगा उसको मैं अटैच नहीं करने वाला हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे पहले बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बताइए। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों का बिना समय व्यस्त गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रहा है और हमारे पास समय की कमी है। तो समय को ध्यान रखते हुए हमें इस काम को करना चाहिए और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। कोष्ट में आता है जैव प्रक्रम पोषण। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा उत्सर्जन। लेकिन सब आ जाता है किस में? पोषण में ही, जैव प्रक्रम में ही आ जाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम को पार्ट बाय पार्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं, जैव प्रक्रम की परिभाषा कैसा होगा? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जैव प्रक्रम का परिभाषा ये होगा कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम हम कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब क्या है? पोषण की विधि है। ठीक है, अब देखते हैं पोषण, और जितना भी पढ़ेंगे इसमें पोषण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण की परिभाषा क्या है? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। पोषण वैसा विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को उपयोग कर ग्रहण करते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि यदि हम पोषक तत्वों को ना लें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बात सही है कि जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा की प्रतिपूर्ति होती है और ऊर्जा हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगा, और ताकत नहीं आएगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, नहीं कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है? पोषण के लिए किसको? पोषक तत्वों को जरूरत है। और पोषक तत्व से हमें क्या प्रदान होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखते हैं पोषण की विधि दो प्रकार का होता है। पोषण की विधि दो प्रकार के, एक में स्वपोषण और दूसरा में परपोषण। एक में स्वपोषण और दूसरा में परपोषण। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आपको इतना जल्दी करा रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, इसलिए मैं आपको इतना तेजी से क्लास करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? तो स्वपोषण का यदि कोई परिभाषा पूछ दे तो हम क्या बताएंगे? स्वपोषण का कोई परिभाषा पूछ दे तो क्या बताएंगे? वैसा जीव, यानी इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं अपना भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं और खुद ही अपना भोजन को क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे, पेड़ पौधे जितना भी है ये सब स्वपोषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। स्वपोषण
इसमें भोजन खुद बनाते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि इसमें के अंतर्गत जो भी जीव आएंगे भोजन खुद बनाएंगे या संश्लेषित करेंगे, ठीक है। सेकेंड में इसमें अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके अंतर्गत जो भी जीव होंगे अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होंगे। और इसमें जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी जीव होते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। अब देखते हैं परपोषण के बारे में, ठीक है। यहाँ पे समझ गए हैं। उदाहरण के तौर पे पूछेगा तो क्या बताएंगे? हरे पेड़ पौधे। परपोषण पे देखते हैं, इसमें जीव दूसरे पर आश्रित होता है अपना भोजन के लिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि इसमें पूर्ण रूप से परपोषण के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे पूर्ण रूप से दूसरे जीवों पर ही आश्रित रहेंगे भोजन के लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत 3 तरह के जीव आते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। मृतजीवी में मरा हुआ जो भी पदार्थ होता है या जीव जंतु होता है उसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे गोबर छत्ता इसके अंतर्गत आता है। परजीवी में क्या होता है? परजीवी में क्या होता है? इसमें बाह्य या आंतरिक संपर्क यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से संपर्कित होकर ये भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और प्राणी संपोषी में ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं आप सभी लोगों को एक टॉपिक बता दूं, प्रकाश संश्लेषण। नहीं, पहले मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक है। बताना ही है तो पहले बोर्ड साफ कर देता हूं बढ़िया से, उसके बाद बताऊंगा। देखिए साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण इसको इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? फोटोसाइंथेसिस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसाइंथेसिस। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करवाना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण से। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी? सूर्य प्रकाश की, ठीक है। उसके बाद CO2 की, उसके बाद जल की, उसके बाद क्या होगा? क्लोरोफिल। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या परिभाषा लिखेंगे? जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन को निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, वैसी प्रक्रिया, या ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, जिन प्रक्रिया द्वारा पौधा अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताए? इसमें 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। H2O की, CO2 की, प्लस में जल तो हो ही गया। तो उसके बाद क्या हो गया? सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल, और इससे जो भी क्रिया बनेगा और प्रक्रिया बनेगा उससे जो प्रतिफल होगा, प्राप्त होगा, वो ऊर्जा किस रूप में संचित होगा? वो
ग्लूकोज के रूप में संचित होगा। ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है? ग्लूकोज का C6H12O6 इस रूप में ये संचित रहेगा। ठीक है। और इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि इस क्रिया से ही वायुमंडल में, इस क्रिया से ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ऑक्सीजन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल में क्या बना रहता है? ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। यह क्रिया, और सेकेंड क्या है, दो तीन को अंडरलाइन बता देते हैं। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह क्रिया कब होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब एक बात और बताना चाहता हूं लास्ट, यह क्रिया 2 चरणों में होती है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। यह क्रिया 2 चरणों में होती है। एक में क्या होता है? प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा में क्या होता है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। एक में प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा में अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक अमीबा के बारे में लेते हैं। ठीक है। अब अमीबा के बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए, मैं इतना जल्दी इसलिए करा रहा हूं आपको क्लास, ताकि ये क्लास में आपका ज्यादा समय ना लगे। ठीक है। ठीक, लाइए इसके बारे में अब देखते हैं। किसके बारे में? अमीबा। ए भाई, तू कह रह गया रे? अमीबा, अमीबा, अमीबा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यह अनिश्चित आकार का प्राणी है। यह क्या है? अनिश्चित आकार का प्राणी है। यह कैसा प्राणी है? अनिश्चित आकार का प्राणी है। दूसरा में क्या है? एक कोशिकीय, कोशिकीय जीव है। ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ये कैसा जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद कैसा जीव है? प्राणी समपोषी। ये कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। ठीक है। ये प्राणी समपोषी जीव है। और अनिश्चित आकार कर देने का मतलब क्या होता है? इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। यह एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब एक कोशिका से ही इसका जीव पूरा शरीर है। ठीक है। प्राणी समपोषी। उसके बाद क्या है? यह जो भोजन लेता है, यानी यह भोजन का ग्रहण कुटपाद, कुटपाद के सहारे करता है। यह भोजन को ग्रहण किसके सहारे करता है? कुटपाद के सहारे करते हैं। अब भोजन कर लेगा तो क्या होगा? भोजन पच जाएगा, और पच जाने के बाद जो अपचित भोजन जो है, भोजन निकलने का इसके शरीर में कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसका कहने का मतलब, जब इसका शरीर आकार निश्चित ही नहीं है, तो इसका अपचित भोजन निकलने का स्थान भी निश्चित होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए, अमीबा के बारे में इतना ही बताएं। बोल रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं किसके बारे में? पैरामीशियम के बारे में। अब किसके बारे में देखना है? पैरामीशियम के बारे में। अब पैरामीशियम के बारे में देखना है। ठीक है।
पैरामीशियम के बारे में देखते हैं कि पैरामीशियम क्या बोल रहा है। पैरामीशियम, 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 यह जो है ये भी प्राणी संभोजी जीव है। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार जो है निश्चित होता है। आकार इसका क्या है? आकार निश्चित है। ये क्या है? प्राणी संभोजी। कैसा है? प्राणी संभोजी जीव है। ठीक है, यह प्राणी संभोजी जीव है। ये कैसा है? ये भी एक कोशिकीय है। ये भी कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। और जब इसका निश्चित आकार है तो इसके द्वारा जो अपचित भोजन है वो भी निकालने का कोई ना कोई निश्चित स्थान होगा ही। तो चलिए, ये जो है अब पैरामीशियम का भी कहानी खत्म। अब हमारा आता है मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर लिखेंगे। आहार नाल से संबंधित पाचन आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। देखिए, पाचन तंत्र का परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक होता है आहार नाल। आहार नाल जिसकी लंबाई क्या होता है? इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। उसके बाद लिखेंगे हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। और सबसे मुख्य बात, सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव जो है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरुआत होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? मुख गुहा। मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया शुरुआत होती है। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरुआत होती है। ये कितना बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो चलिए, मैं आपको पाचन तंत्र के बारे में भी बता दिया हूँ। अब मैं पाचन तंत्र के बारे में भी बता दिया, तो अब बच गया किसके बारे में? देखते हैं थोड़ा सा और। एक लेक्चर में तो ये वीडियो समाप्त नहीं होगा। एक लेक्चर में ये वीडियो समाप्त नहीं होगा, दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किसके बारे में? दांत के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक में क्या है? दांत 4 प्रकार। एक में होता है कृतंक, दूसरा में रदनक, तीसरा में चवर्णक, चौथा में
अग्रचवर्णक। देखो कृतंक जो है, कृतंक किसी चीज को काटने का काम करता है, ठीक है। रदनक जो है किसी चीज को फाड़ने या भेदने, रदनक या भेदक भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको शायद इसको रदनक या भेदक कहते हैं, ठीक है। ये जो है किसी चीज को भेदने का काम करता है, यानी काटने फाड़ने का काम करता है। चवर्णक यानी चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये दोनों मिलाकर क्या करता है, चबाने का काम करता है। इससे संबंधित एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि अच्छा है, दंतस्थि क्षय क्या है, ठीक है। दंतस्थि क्षय ये क्वेश्चन है, दंतस्थि क्षय क्या है, ये पूछा भी जाता है और पूछा गया है। तो दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण, इसको लिखेंगे दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों को खराब हो जाना दंतस्थि क्षय कहलाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, दंतस्थि क्षय का परिभाषा होता है। और दंतस्थि क्षय होता कब है, जैसे देखिए ये सब दंतस्थि क्षय जो है अधिकांश बच्चों में पाया जाता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं या जो भी खाना होता है खा लेते हैं, मुंह नहीं धोते हैं और जाकर सो जाते हैं। इससे क्या होता है, उस पर एक भोजन का पतली परत बैठ जाता है, ठीक है, छोटा छोटा करके, और उससे क्या होता है, दांत में कीड़ा पकड़ लेता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, आमाशय। अगला टॉपिक क्या है, आमाशय। अगला टॉपिक आमाशय, ठीक है। आमाशय यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो चौड़ी थैली जैसी रचना है, जो उदर गुहा के बाईं ओर से लेकर, जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा तक फैली है। ये आमाशय के बारे में है, ठीक है। इसका दो भाग हैं। एक में क्या है, एक में श्लेष्मा, श्लेष्मा या म्यूकस ग्रंथि। दूसरा में क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक। एक में क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस ग्रंथि, और दूसरा में क्या है, पाइलोरिक। तो क्या इसको मिटाएं, ये इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए दंतस्थि क्षय और आमाशय के बारे में हो गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको अब हम मिटाते हैं, देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। किसी को देखिए अब क्या है, जठर ग्रंथि, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि की 3 कोशिका। जठर ग्रंथि के बारे में हम बताते हैं आपको। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि की 3 कोशिकाएं श्लेष्मा, भित्ति और जाइमोजिन। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से स्राव का सम्मिश्र रूप को जठर रस कहते हैं। जठर रस, जठर ग्रंथि से किसका प्रस्राव होता है, जठर रस का। जठर ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव
होता है। जठर ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है? जठर रस का स्त्राव होता है। और जठर रस के रूप में किसका स्त्राव होता है? जठर रस के रूप में लार यानी जठर रस का स्त्राव होता है। ठीक है। HCl का स्त्राव, इसी के बारे में पढ़ना है। HCl का स्त्राव अम्लजन कोशिका से होता है। अब अंडरलाइन करके लिखाएंगे। ठीक है, 1 by 1। HCl का स्त्राव, HCl का स्त्राव क्या होता है? अम्लजन कोशिका से होता है। अम्लजन कोशिका से होता है, HCl का स्त्राव अम्लजन कोशिका से होता है। ठीक है। HCl का और यह जो है जीवाणु नाशक के रूप में भी कार्य करता है। HCl कैसा कार्य करता है? जीवाणु नाशक के रूप में काम करता है। ठीक है। HCl जीवाणु नाशक के रूप में काम करता है। ठीक है। तो आज मैं जितना भी आप सभी लोगों को बताया हूं, ये जैव प्रक्रम पोषण का लगभग हमें लग रहा है कि 50% मैं करा दिया हूं। और जैसे कल इसका लेक्चर 2 मिल जाएगा। ठीक है, कल लेक्चर 2 मिल जाएगा। उसके बाद पोषण चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, पोषण चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से जाते जाते, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल नहीं, आपका ही चैनल है। आप लोग उसको बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए, लाइक कीजिए और अपने भाई को प्यार दुलार स्नेह का वितरण कीजिए। ठीक है। और क्लास कैसा रहा इसके बारे में आप जरूर, एक आए हैं तो अपनी कम निशानी छोड़कर जाइएगा। कहने का मतलब प्यारा प्यारा कमेंट करके ही जाइएगा। तब तक के मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।